गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कल आप लोगों का टॉपिक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाला पार्ट आप लोगों का समाप्त हो गया था। आज हम नया पार्ट पॉलीमर चालू कर रहे हैं, बहुलक, जिसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उसका अंकवार 3 नंबर का है। आज हम पॉलीमर में सबसे पहले पॉलीमर का सामान्य परिचय, उसकी परिभाषा, क्या होता है पॉलीमर, कैसे बनता है, क्या घटनाएं होती हैं, वो सब आज हम इस पॉलीमर के सामान्य परिचय में पढ़ लेंगे। ध्यान दो, बोर्ड पे सामान्य परिचय में पॉलीमर के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलीमर को हिंदी पॉलीमर लिख दिया मैंने, POLY पॉलीमर, और हिंदी की यदि मैं बात करना चाहूं तो इसको बहुलक। पॉलीमर का निर्माण 2 ग्रीक शब्दों से हुआ है, जिसको अपन पॉली और मर कहते हैं। पॉलीमर का निर्माण कितने ग्रीक शब्दों से? 2 ग्रीक शब्दों से, जिसमें एक पॉली है, एक मर है। पॉली का अर्थ तो होता है अनेक, और मर का मतलब होता है इकाइयां या भाग। सेम टू सेम यदि अपन हिंदी की बात करें तो बहुलक का निर्माण भी 2, बहु प्लस लक। वही बहु का मतलब अनेक और वही लक का मतलब इकाई या भाग। तो अनेक इकाइयों के जुड़ने से बनने वाले बड़े अणु को, आपको पता है जब अनेक इकाइयां आपस में जुड़ेंगी तो जुड़ने पर जो भाग बनेगा, जुड़ने पर जो यौगिक बनेगा वो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो उसका अणुभार भी कैसा होगा? बड़ा होगा। तो इसलिए बहुलक को बृहद अणु भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुलक को बृहद अणु भी कहते हैं। बृहद अणु क्यों? क्योंकि इनका अणुभार कैसा होता है? उच्च। सामान्यतः हम बात करें तो 10,000 यूनिट से अधिक होता है। ये थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है आप लोगों का। पॉलीमर, पॉली प्लस मर, पॉली का मतलब अनेक और मर का मतलब इकाइयां, अर्थात अनेक इकाइयां जब आपस में जुड़ती हैं तो बहुलक का निर्माण होता है। अब जब अनेक इकाइयां आपस में जुड़ेंगी तो बड़े अणु का निर्माण होगा, और बड़ा अणु होगा तो उसका अणुभार कैसा होगा? उच्च होगा। सामान्य कितना होगा? 10,000 यूनिट से अधिक होगा। क्लियर बात सबके यहां तक? उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये अनेक इकाइयां जब आपस में जुड़ती हैं तो वो कौन से बंध से जुड़ती हैं? तो मैंने कहा वो जुड़ती हैं सह संयोजक बंध से। कौन से बंध से? सह संयोजक बंध से। तो परिभाषा को और थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अनेक इकाइयां आपस में सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं तो वो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? आप लोगों का बहुलक कहलाता है। चलो ठीक है, लेकिन अनेक इकाइयों क्या बोले? अनेक इकाइयों में अपन पुनरावर्तन बोल सकते हैं। पुनरावर्तन का मतलब 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6, इस प्रकार से अनेक इकाइयां आपस में जुड़ी रहती हैं। तो 2 या 2 से अधिक अनेक इकाइयों के पुनरावर्तन से बनने वाले यौगिक को, बनने वाले पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे? बहुलक। क्लियर होगी बात सबके? ये अनेक इकाइयां आपस में किससे जुड़ी होती हैं बेटा? सह संयोजक बंधों से। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बृहद अणु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अणुभार कैसा होता है आप लोगों का? उच्च। उच्च कितना हो गया बेटा? 10,000 यूनिट से कैसा हो गया आप लोगों का? अधिक। तो सामान्यतः हम परिभाषा लिख देते हैं इसकी। तो परिभाषा क्या हुई इसकी बहुलक की आप लोगों की? 2 या 2 से अधिक इकाइयों के पुनरावर्तन से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं। बहुलक कहलाते हैं। एवं इस घटना को या बनने की प्रक्रिया को
बनने की प्रक्रिया को बहुलीकरण, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार पूछ चुका है, बहुलीकरण या बहुलकन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे आप लोग इसको। दो या दो से अधिक अनेक इकाइयों के पुनरावर्तन से बनने वाले यौगिक को तो आप लोग क्या बोलेंगे, बहुलक। और बहुलक बनने की प्रक्रिया आप लोगों की क्या कहलाएगी, बहुलीकरण या बहुलकन। अब सब क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने, 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि बहुलीकरण किसे कहते हैं, बहुलकन किसे कहते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे, ये लिखोगे क्या, बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। तो आप लोगों को पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, पहले आप लोगों को बहुलक का डिफाइनेशन करना पड़ेगा, उसके बाद उस प्रक्रिया के बारे में। तो क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक अनेक इकाइयों के पुनरावर्तन से बनने वाले यौगिक को तो बहुलक कहते हैं, और बहुलक बनने की प्रक्रिया को आप लोगों को क्या लिखना है, बहुलीकरण या बहुलकन। क्लियर होगी बात सबके। उसके बाद आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि अनेक इकाइयां कौन से बंध से जुड़ी रहती है, तो आप लोग लिखेंगे कौन से बंध से, सह संयोजक बंध से जुड़ी रहती हैं। कौन, क्या इकाइयां। उसके बाद इन्हें अपन क्या बोलेंगे बेटा, बृहद अणु। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनका अणुभार कैसा होगा बेटा, उच्च। उच्च में कितना होगा, 10,000 से यूनिट से कैसा होगा, अधिक। क्लियर बात सबके, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की। तो यहां इंपोर्टेंट परिभाषा हो गई आपकी, बहुलीकरण की परिभाषा हो गई, दोनों किससे जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बंधों से, अणुभार आपका हो गया। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा, सामान्य परिचय में एक बिंदु मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, वो बिंदु क्या है, आप लोग देख रहे हैं क्या बिंदु है, सभी बहुलक बृहद अणु होते हैं, लेकिन सभी बृहद अणु बहुलक नहीं होते हैं। इस बात को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, एक बार यही क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया था, सभी बहुलक बृहद अणु होते हैं लेकिन सभी बृहद अणु बहुलक नहीं होते हैं, क्या कारण है स्पष्ट करो। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बहुलक बनेंगे, ध्यान से, जो भी बहुलक बनेगा वो बृहद अणु होगा। क्यों, क्योंकि बहुलक का निर्माण अनेक इकाइयों के जुड़ने से होता है, अनेक इकाइयों के जुड़ने से होता है। और जब अनेक इकाइयां जुड़ेंगी तो जो अणु बनेगा वो अणु कैसा होगा, बृहद, क्योंकि उसका अणुभार कैसा होगा आप लोगों का, उच्च। तो ये बात सबके समझ में आ गई कि सभी बहुलक बृहद अणु होते हैं। क्यों, क्योंकि बहुलकों का निर्माण अनेक इकाइयों के जुड़ने से होता है, और जब अनेक इकाइयों के जुड़ने से होगा तो जो अणु बनेगा वो कैसा होगा आप लोगों का, बृहद अणु। क्यों, क्योंकि उसका अणुभार कैसा होता है आप लोगों का, उच्च। क्लियर हो गए। लेकिन सभी बृहद अणु बहुलक नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये कोई आवश्यकता नहीं है कि बृहद अणु का निर्माण अनेक इकाइयों के जुड़ने से हो, अर्थात बृहद अणु का निर्माण अनेक इकाइयों के जुड़ने से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जितने भी बृहद अणु होंगे उनका निर्माण अनेक इकाइयों के जुड़ने से भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि जुड़ने से हुआ जब तो बृहद अणु क्या कहलाएंगे आप लोगों के, बहुलक, और जुड़ने से नहीं हुआ तो वो बृहद अणु बहुलक नहीं कहलाएंगे। लेकिन जितने भी बहुलक होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे आप लोगों के, बृहद अणु, क्योंकि बहुलक का निर्माण 100% किससे होगा, अनेक इकाइयों के जुड़ने से होगा। और जब अनेक इकाइयां आपस में जुड़ेंगी तो किसका निर्माण होगा, बृहद अणु का। और जितने भी बृहद अणु होते हैं ये जरूरी नहीं है कि उनका निर्माण अनेक इकाइयों के जुड़ने से ही हो, उनका निर्माण अनेक इकाइयों के जुड़ने से नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। यदि अनेक इकाइयों के जुड़ने से हुआ जब तो वो बृहद अणु आप लोगों के बहुलक कहलाएंगे, और नहीं हुआ तो वो केवल बृहद अणु कहलाएंगे, बहुलक नहीं कहलाएंगे। क्लियर होगी बात सबके। नेक्स्ट
नेक्स्ट बेटा, पॉलीमर का सामान्य परिचय के बाद हमने आज टॉपिक चालू कर दिया है पॉलीमर या बहुलकों का वर्गीकरण बहुलकों का कई प्रकार का होता है। मैंने लिख दिया मैनी टाइप, लेकिन सबसे पहले हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं बेटा? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर बहुलकों को 3 भागों में बांटा गया है। मैं लिख देता हूं यहाँ 3 टाइप। आप लोगों के सामने लिख दिया मैंने, कितने टाइप? 3 टाइप। 3 टाइप कौन कौन से हैं? मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल के, नंबर 1 तो आप लोगों का कौन सा बहुलक हो गया बेटा? प्राकृतिक बहुलक। कौन सा बहुलक? प्राकृतिक बहुलक। नंबर 2 हो गया आप लोगों का अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक। और तीसरा तो आपको पता ही है, संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक। तो स्रोत के आधार पर बहुलकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 तो आप लोगों को प्राकृतिक बहुलक, नंबर 2 आप लोगों का अर्ध संश्लेषित बहुलक, और नंबर 3 आप लोगों का संश्लेषित बहुलक। अब सबसे पहले तो आप यही समझोगे सर स्रोत क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है। तो मैंने कहा सूर्य के द्वारा हमें रोशनी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वायुमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या हुआ? आप लोगों का सूर्य। इसका मतलब ऊर्जा हमें जिससे प्राप्त होती है वो आप लोगों का क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। तो स्रोत के आधार पर, तो स्रोत का मतलब बहुलक किससे अपन को प्राप्त होता है? तो पहला है प्राकृतिक बहुलक, नंबर 2 अर्ध संश्लेषित, नंबर 3 संश्लेषित। तो प्राकृतिक बहुलक में तो आप लोगों को सुस्पष्ट परिभाषा दिखाई दे रही है, वे बहुलक जिन्हें हम किससे प्राप्त करेंगे बेटा? प्रकृति से। जिन्हें हम किससे प्राप्त करते हैं? प्रकृति से प्राप्त करते हैं। वे बहुलक क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक। प्रकृति क्या क्या हो सकता है? आप लोगों का जंतु हो सकता है, और क्या हो सकता है? पादप हो सकता है। तो वे बहुलक सामान्यतः जिन्हें जंतु या पादपों से या प्रकृति से प्राप्त किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं। जिसका निर्माता केवल कौन होता है? प्राकृतिक, यानी केवल पृथ्वी होती है। अब पृथ्वी पे जंतु भी हो सकते हैं और पृथ्वी पे क्या हो सकते हैं? पादप भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, प्राकृतिक रबड़ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और कई बार पूछा जा चुका है। प्राकृतिक रबड़, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, कपास, ETC। तो वे बहुलक जिन्हें प्रकृति से प्राप्त किया जाता है वे बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। प्रकृति में जंतु और पादप शामिल है, तो जिन्हें जंतु व पादपों से प्राप्त किया जाता है वे बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिखा, प्राकृतिक रबर, न्यूक्लिक अम्ल, कपास, रबड़ भी लिख सकता हूं मैं आगे और भी। तो ये सब बहुलक आप लोगों के क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक। नंबर 2 आप लोगों का जो भाग है वो भाग है आप लोगों का अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित, ध्यान से देखो, अर्ध संश्लेषित मतलब कैसा संश्लेषित है? आधा। और संश्लेषित का मतलब निर्माण करना। क्लियर? अर्ध संश्लेषित। तो बे बहुलक, ध्यान से परिभाषा समझेंगे आप लोग। बे बहुलक या बे प्राकृतिक बहुलक, बे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें हम रासायनिक विधियों से तैयार करते हैं। वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें हम रासायनिक विधियों से तैयार करते हैं उन्हें हम अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। क्लियर होगी बात सबके? तो मैंने क्या लिखा? वे प्राकृतिक बहुलक वे प्राकृतिक बहुलक जिन्हें रासायनिक विधियों के द्वारा तैयार किया जाता है। रासायनिक विधियों के द्वारा तैयार किया जाता है। होने को तो प्राकृतिक बहुलक ही थे, लेकिन उन्हें रासायनिक विधियों के द्वारा अपन लोगों ने तैयार किया, तो वो बहुलक आप लोगों के क्या कहलाएंगे? अर्ध संश्लेषित। अर्थात उन बहुलकों को हम वापस किस में परिवर्तित कर सकते हैं? प्राकृतिक बहुलक में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इन्हें अपन क्या बोलेंगे? अर्ध संश्लेषित बहुलक। यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैंने बोला बल्कनीकृत रबर, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बल्कनीकृत रबर
एक एग्जाम्पल है आप लोगों का गन कॉटन, ये पूछा गया है, गन कॉटन ETC, दो याद रखने हैं आपको। इसमें यदि मैं बात करूं तो केवल प्राकृतिक रबड़ याद रखना है, इसमें आपको वल्कनीकृत और गन कॉटन दो ही एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। क्लियर होगी बात सबके? दोनों का अंतर समझ में आ गया। इन्हें तो अपन प्रकृति से प्राप्त करेंगे, इन्हें भी प्रकृति से प्राप्त करेंगे, लेकिन रासायनिक विधियों के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, परिवर्तित कर दिया जाएगा। अर्थात इसमें थोड़े बहुत किसके गुण आ जाएंगे, संश्लेषित के गुण आ जाएंगे, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इन्हें अर्ध संश्लेषित बहुलक। नंबर थर्ड संश्लेषित बहुलक, वे बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में, ध्यान रखना है ये पॉइंट, प्रयोगशाला में रासायनिक विधियों के द्वारा मानवों से तैयार किया जाता है। ध्यान से क्या लिख रहे हैं अपन, वे बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में रासायनिक विधियों द्वारा मानवों के द्वारा तैयार किया जाता है, उन्हें हम संश्लेषित बहुलक बोलते हैं। संश्लेषित बहुलक बनने के बाद उन्हें हम न तो अर्ध संश्लेषित में परिवर्तित कर सकते हैं और न प्राकृतिक बहुलक में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कोई आप लोगों से पूछे मानव निर्मित बहुलक कौन सा है, तो आप बोलेंगे मानव निर्मित बहुलक आप लोगों का कौन सा है, संश्लेषित बहुलक है। क्लियर? प्राकृतिक में तो प्रकृति से प्राप्त होगा, अर्ध संश्लेषित में भी प्रकृति से प्राप्त होगा, लेकिन रासायनिक विधियों के द्वारा उन्हें क्या कर दिया जाएगा, परिवर्तित। आधे गुण तो प्राकृतिक के होंगे और आधे गुण किसके होंगे, संश्लेषित के होंगे। और संश्लेषित में वे बहुलक जिन्हें प्रयोगशाला में मानवों के द्वारा रासायनिक विधियों से तैयार किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, संश्लेषित बहुलक, जिन्हें हम मानव निर्मित बहुलक भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो आप लोगों के पास संश्लेषित के कई एग्जाम्पल है, जैसे पॉलीथीन, PVC पॉलीवाइलिन क्लोराइड, नाइलॉन 6/66 ETC, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये वर्गीकरण आप लोगों के किसके आधार पर हुआ बेटा, स्रोत के आधार पर। ध्यान रखना है, स्रोत के आधार पर कितना टाइप, सामान्य बात, स्रोत के आधार पर कितना टाइप, 3 टाइप, प्राकृतिक, अर्ध संश्लेषित, संश्लेषित। प्राकृतिक बहुलक में प्रकृति के द्वारा निर्मित है, अर्ध संश्लेषित में है तो प्रकृति के द्वारा, लेकिन रासायनिक विधियों के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। संश्लेषित में वे बहुलक जिन्हें रासायनिक विधियों के द्वारा प्रयोगशाला में किसके द्वारा, मानवों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, इसलिए इन्हें हम मानव निर्मित बहुलक भी कह सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वर्गीकरण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।